हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो क्लास है वो आपकी मैथ्स की पेडागॉजी है और जो आपका दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक मैथ्स के जो भी आपके क्वेश्चंस हर शिफ्ट में हुए हैं, जो भी पेपर हुए हैं, उसमें से 100 प्रश्नों में से छांट कर ये सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि यूनिक है। जो कि इस बार जो है आपने देखा होगा कि पिछली बार के कंपेयर में इस बार क्वेश्चंस काफ़ी बदल बदल के पूछे थे। तो जो हमेशा रिपीट होता है वो मैंने नहीं रखा है। तो समझ लो 100 प्रश्नों का निचोड़ है और यहाँ से इतनी तो गारंटी है कि पेपर जरूर फंसेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं कराऊंगी, तो चैनल्स पे बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब करो, जरूर कर लीजिए। और हाँ, जिसे पुरानी भी सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स, हिंदी सभी की क्लासेस देखनी है, प्लीज प्लेलिस्ट बना हुआ है। सीटेट 2023 ईवीएस, सीटेट 2023 मैथ्स, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग बने हुए हैं, तो आप जरूर देखना। बाकी टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैं अपडेट देती हूँ हर दिन की कब क्लास होनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और ईमानदारी से अपना सब स्कोर जरूर बताना, ठीक है। बाकी आज जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सब मुझे प्लीज कमेंट करना कि जो भी मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं आपको वो करना है पहले, या बस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो फिर आप जैसा भी बोलोगे मैं वैसा करूंगी, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो, और जो लोग स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया कि आपको मेरी सारी क्लासेस पसंद आती है और आप इतना सपोर्ट करते हैं। तो चलिए, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दूँ। देखिए, पहला देखते हैं कि एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को क्या किया, कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केंगी। लुढ़कने का मतलब जैसे कि मान लो ये फुटबॉल है, तो आप इसको थोड़ा सा पैर से टच करेंगे तो ये लुढ़केगा कि नहीं लुढ़केगा, आगे चला जाएगा, ठीक है। और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी। अब मान लो जैसे कि स्केल है, ये पतली सी स्केल ले लेते हैं, तो ये आपकी लुढ़केगी नहीं, ये सरकने वाली होती हैं। आप जैसे कि इसको आप धीरे से सरका दो, या कोई ऐसी चीज, पेन हो गया। लुढ़कने वाला तो जैसे बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो निम्न में से कौन सा उपर्युक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा, ये जो लुढ़केंगी और सरकेंगी, इनसे जो है रिलेटेड ये एक्टिविटी नहीं है, गतिविधि नहीं है, बस यही बताना है। तो चलो देखते हैं। हमेशा याद रखना, नहीं वाले पे फोकस जरूर करना। बहुत से लोग नहीं छोड़ देते हैं, फिर भी गलत कर देते हैं। पहला लिखा है कि वस्तुओं को दो समूह में वर्गीकृत करना। तो यस, आप इनको दो समूह में वर्गीकृत कर दो, एक तरह लुढ़केंगी, एक तरह सरकेंगी, तो बच्चे नाम भी लिख देंगे, ये तो एकदम सही है। उन्हें लुढ़कने मतलब रोलिंग और सरकने मतलब स्लाइडिंग की अवधारणा को समझाना। बच्चों को बताना पड़ेगा आपको पहले कि कौन सी चीजें लुढ़केंगी, कौन सी चीजें सरकेंगी, तो ये भी एकदम सही है। जो त्रिविम होता है मतलब 3D आकृतियों के गुणों के बारे में चर्चा करना। तो आप यस, जब आप बच्चों को प्रॉपर्टीज बता दोगे ना, तो बच्चा उसके हिसाब से अपने दिमाग में तर्क लगाने लगता है, सोचने लगता है कि देखो ये चीजें होती हैं, आपको ये सारी चीजें बतानी है, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज बता दीजिए 3D की, तो कर लेगा आराम से। 4 देखो लिखा है कि किसी भी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखकर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। इसका मतलब ये कह रहा है कि आप जो है टीचर बन गए हो और क्लास में आप डिसिप्लिन चाहते हो कि आपको परेशानी ना हो, बच्चे एकदम साइलेंट बैठे हो, इसलिए आप काम कराना चाहते हो। तो ये तो गलत हो गया ना। वही क्लास सबसे अच्छा माना जाता है जहां पर शोर होता है, जहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, वो क्लास अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी याद रखना, जो मैंने अभी पॉइंट्स बताया, पूछा हुआ है। तो बस आंसर निकल गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे आपको हर एक आंसर, हर एक ऑप्शन का मतलब समझना पड़ेगा, रटने वाली चीजें नहीं, क्योंकि सीटेट आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता है, ना कि आप कितना रटने में आगे हैं। तो 4 सही हो गया। चलिए आगे। ये क्वेश्चन जो है मैथ्स में अपना फैक्ट वाली भी चीजें पूछती हैं। बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला, मतलब अटेंशन मिला। तो किसमें मिला, वो तो सभी जानते हैं, यशपाल समिति 1993, याद रखना, ठीक है। इंग्लिश वाला भी बता देती हूँ। लर्निंग विदाउट बर्डन को फर्स्ट टाइम सबसे पहले अटेंशन कब मिला था, तो यशपाल कमेटी 1993। और याद रखना ये मैथ में पूछा है, सोचो शिक्षा शास्त्र का, हाँ उसी का क्वेश्चन है ये। चलो आगे देखते हैं, ये देख लीजिए। चलो देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि प्राथमिक, एक मिनट, प्राथमिक कक्षा मतलब 1 to 5 के गणित में आप टाइल्स पैटर्न, ये जो टाइल्स पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे पैटर्न वाले टाइलिंग टेसिलेशन की गतिविधि को
शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है? मतलब आप एक पैटर्न पढ़ा रहे हो जो टाइल पैटर्न होता है, जैसे कि टाइल्स पैटर्न पे हम बच्चों को ना बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं, इसी पे आप बच्चों को एरिया भी सिखा देते हो, उनको क्लास में बता सकते हो कि यहाँ से लेके वहां तक जो है काउंट करो कितने टाइल्स एक साइड से लगे हैं, वर्टिकल कितने लगे हैं, हॉरिजॉन्टल कितने लगे हैं। ये गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है, क्या इसके पीछे आप चाहते हो, यही पूछा है। तो पहला देखो क्या लिखा है, यह बच्चों का मनोरंजन करता है और व्यस्त रखता है जब शिक्षक शिक्षिका अपना कार्य कर रहे हो। एकदम गलत। हम कोई भी एक्टिविटी इसलिए नहीं कराते हैं कि हम जो है बच्चों को बिजी रख दें और हम अपना मस्त काम कर रहे हैं, टीचर मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, ये एकदम गलत होगा, ये नेगेटिव चीज है। उच्च स्तरीय गणित में परिकलन की योग्यता के निर्माण में मदद करता है। छोटा सा बच्चा है, आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि 1 to 5 का बच्चा है, हम अभी से उसको उच्च स्तर गणित में एकदम बढ़िया निपुण कर दें, उसके निर्माण में मदद करें, तो ये चीज तो गलत हो चुकी है। दूसरा भी, यह अधिगमकर्ताओं को अनुपात एवं समानुपात के विचारों को विकसित करने में मदद करता है। जी नहीं, यहां पर बच्चा इससे अनुपात समानुपात के बारे में नहीं सोचेगा। मेन चीज क्या है, आप टाइल्स क्यों पढ़ाते हो? अभी मैंने आपको एक हिंट भी दिया है, एरिया। यह अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठ, ये देखिए समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल की अवधारणा को समझने में मदद करता है। आप खुद सोचो, आप टीचर बन गए हो, अगर आपको 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना है एरिया, आप कैसे पढ़ाओगे? क्या बच्चों को फॉर्मूला बताओगे? जी नहीं, आप पहले बोलोगे कि देखो बच्चों, इस क्लास में कितनी टाइल्स ऐसे ऐसे बनी हुई हैं, नहीं भी बनी है तो आप चौक से खींच दीजिए, फिर ऐसे ऐसे देखिए, तो बोलोगे कि बच्चों पहले बताओ इस रो में कितने टाइल्स हैं, इधर कितने, इतने काउंट करके बताओ। फिर आप इस माध्यम से बच्चों को समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की, मतलब ये जो एरिया, इसी से आप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा दोगे अपने क्लास में। और हम आपने देखा होगा कि 1 to 5 के बच्चों को जितना आप जो है बाहर की दुनिया को जोड़ के, मतलब ये नहीं कि बस आप चौक का बोर्ड का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जितना ज्यादा हो सके उनको उसी क्लास में मौजूद चीजों का एग्जाम्पल देंगे ना, तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो ये बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। कल हमने हिंदी की पेडागोजी भी की है, तो जिसने नहीं देखा है जरूर देखेगा। 5000 से ऊपर बच्चों ने देख लिया है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। देखिए लिखा है कि वैन हीले। अब ये वैन हीले कौन है? जो लोग पहली बार पढ़ेंगे ना वो सोचेंगे वैन हीले क्या है, रटने की चीज है। जी नहीं, वैन हीले जो है इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। 0 से लेके 5 तक का है, एक एक नंबर वाइज पूछता है, 0 1 2 3 4 5। तो ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए, अभी मैं आपको बताती हूँ। और वैन हीले की थ्योरी अगर आप चाहेंगे तो मैं करा दूंगी डिटेल में, ठीक है। तो क्या लिखा है, सबसे पहले इनकी थ्योरी का नाम याद रखना है, ज्यामिति चिंतन। ज्यामिति के बारे में बात की है इन्होंने। तो ज्यामिति चिंतन के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। मतलब जो वर्ग है, कौन सी स्टेज पे आते आते बच्चा जो है ना वर्ग का जो नियमित चतुर्भुज है, क्योंकि आपको पता है 1 2 3 4, तो नियमित चतुर्भुज के रूप में बच्चा कब जो है एकदम से समझने लगेगा, उसको पहचानने में सक्षम हो जाएगा। तो अगर आपने स्टेजेस पढ़ी होगी तभी आप कर पाओगे। अब यहाँ पर देखो, विजुअलाइजेशन बोलते हैं दृश्यीकरण, विश्लेषण का मतलब एनालिसिस हो गया, अनौपचारिक का मतलब इनफॉर्मल, और औपचारिक मतलब फॉर्मल। तो कौन सी स्टेज पे, तो ये आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। जिसने थ्योरी पढ़ी होगी वो बता सकेंगे। अनौपचारिक निगमन पर जो है बच्चा आते आते वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। और यहां पर भी देख लीजिए, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। तो 49 का 3, इनफॉर्मल डिडक्शन। देखिए ये है वैन हीले, थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। मैंने सोचा कि यहीं पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देती हूं। तो वैन हीले की थ्योरी क्या है, ज्योमेट्रिक थॉट। यहां पर आप देखिए, यहां पर 0 विजुअलाइजेशन है, एनालिसिस है 1, 0 से स्टार्ट होता है, दूसरा है इनफॉर्मल डिडक्शन, तीसरा है डिडक्शन, चौथा है रिगर। ये नाम आपको याद रखना है ऐसे ही क्रम में। विजुअलाइजेशन से स्टार्ट होता है, एनालिसिस, इनफॉर्मल, डिडक्शन, रिगर तक जाता है। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, तो वो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन में शेप्स के बारे में पता चल जाता है। एनालिसिस में उसको क्या पता चलता है, क्लासेस ऑफ शेप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, ये पता चल जाता है। इनफॉर्मल डिडक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स के साथ साथ रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज। और अभी हम पढ़ रहे थे ना कि बच्चा कहाँ पे वर्गों के बारे में जो है उसके नियमित चतुर्भुज के बारे में वो समझने में, मतलब गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में समझने में सक्षम हो जाता है। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ शेप मतलब वर्ग के बारे में, और रिलेशनशिप क्या है उसके मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं, उसके बीच में क्या संबंध है, तो ये इनफॉर्मल में आया। अब देखा, जिसने ये वाली चीजें याद की होंगी वो तो तुरंत कर लेगा। डिडक्शन में क्या होता है, तो वो डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। और रिगर में क्या होता है, एनालिसिस होता है। तो ये आपको बाहर का और अंदर का साथ में याद रखना है, यही इनकी थ्योरी है। थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट विजुअलाइजेशन से स्टार्ट होता है, 4 रिगर तक जाता है। तो देखा आपने, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर भी था इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स एंड रिलेशनशिप अमंग प्रॉपर्टीज पता चल जाती है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर करके आज भी मेरा मनोबल जरूर बढ़ाइए। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्न में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया जाता है। इन चारों में से आप ये समझो कि आप टीचर हो, आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो इन चारों में से आप किस पर सबसे अधिक फोकस करेंगे? औपचारिक समस्या समाधान पे करोगे, समस्या समाधान पर, या जिज्ञासा के पोषण पर, मौखिक अधिगम पर, या फिर उत्पाद अभिमुख अधिगम पर? मैं आपको एक चीज बताऊं, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं ना 1 to 5, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, और हमेशा हमको उनकी जिज्ञासा को बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप बस औपचारिक जो है मतलब फॉर्मल तरीके से आप समस्या समाधान करा दे रहे हो, मतलब बोलने पे, मौखिक अधिगम बोल बोल के सिखाने पे, जो प्रोडक्ट आ रहा है उस पे नहीं। सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? जिज्ञासा। आप जितना ज्यादा हो सके ना उनकी क्यूरोसिटी को बढ़ाइए, क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा क्यूरियस होगा वो उतना ही जल्दी सीखता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। आसान है। आपको बस एक टीचर बन के, और हमेशा एक बच्चे के बारे में आप सबसे बेहतर, आपसे बेहतर तो कोई समझ नहीं सकता है, उसके भविष्य के बारे में, चाहे उसके प्रेजेंट के बारे में। आप बच्चे के सबसे बड़े जो हैं, एक तरफ से कहा जाता है ना कि हितधारी हैं, आइडियल हैं, सब कुछ हैं आप। तो अगर आपने अपने आप को वो चीज मान लिया, देन आप कभी भी आंसर गलत नहीं करोगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें लिखा होगा, एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। आप में से बहुत से होंगे जो मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हैं। तो आपके मैथ के टीचर बनने के लिए आपके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए कि आप मैथ के टीचर के लिए सेलेक्ट हो जाएं? बस बहुत आसान है। तो देखते हैं क्या चीजें हैं। पहला है कि यहाँ पर देखिए, अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता, मतलब कि एकदम बढ़िया से, एकदम कैलकुलेटर की स्पीड में आप जो है कम समय में समस्याओं को सॉल्व कर दें, देन आप एक मैथ के टीचर अच्छे हो जाओगे। संख्या पद्धति, बीज गणित एवं ज्यामिति का अच्छा ज्ञान, आपके अंदर इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, या फिर केवल गणित के तथ्यों और सूत्रों का ज्ञान। एक यहीं पर कुछ चीजें बता रही हूं, नोट कर लो। एक बात हमेशा याद रखना, कहीं पर भी अगर केवल वाला ऑप्शन आ रहा है ना, तो हमेशा हर हाल में गलत होगा, वो कभी सही हो ही नहीं सकता है। ये एक टैग वर्ड है। केवल कहीं पर भी दिखे तुरंत उसको एलिमिनेट कर दो, खत्म। दूसरी चीज है कि एक छोटा सा बच्चा है, और मान लीजिए आप गणित के टीचर बनना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ना, जितना ज्यादा हो सके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाओगे ना। आप मैथ में चाहे कितने भी बड़े धुरंधर हो, कितने भी बड़े पढ़ाकू हो, तेज हो, अगर आप जो है दूसरे बच्चों को मैथ सिखा ही नहीं पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। मैथ का टीचर वही बेस्ट माना जाता है जो उस एकदम लो लेवल तक भी जाकर बच्चे के दिमाग के, मतलब होता है ना कि कई बार ऐसे ऐसे टीचर आ जाते हैं जो इतना हाई फाई पढ़ाने लगते हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, वो मैथ का टीचर अच्छा नहीं है। जितना ज्यादा हो सके आप वास्तविक जीवन से जोड़ो। ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करता है कि आप अल्प समय में 1 सेकंड में 2 सेकंड में सॉल्व कर रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पास करना है, बच्चों को नहीं। बच्चे को तो अभी आपको सिखाना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 समझ गए। और एक चीज और बताना चाहूंगी, ये वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली जो वर्ड है ना, नोट कर लो, हर हाल में ये सही होता है। इससे बेस्ट आंसर आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। सो 3rd इज राइट। चाहे ईवीएस सीडीपी कहीं पर भी दिखे, इसी को सही करना। चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि निम्न में से कौन से कथन कलन विधि के लिए सही है? सबसे पहले कलन विधि क्या होता है? इंग्लिश में एल्गोरिदम बोलते हैं। देखिए एल्गोरिदम, कलन विधि आपको मैं बताऊं, ये स्टेजेस होते हैं। मान लीजिए आपको मैंने कोई प्रॉब्लम दिया सॉल्व करने के लिए, तो स्टेज आप स्टेजेस में करेंगे। आप देखते नहीं थे प्रमेय जो है मैथ्स में, आप 10th में 9th में आपने बहुत प्रमेय सिद्ध किया होगा। तो पहले स्टेज 1 आता है, स्टेज 2, तो ये एक सॉल्व करने की प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिससे आपको इसको गुजरना होता है, इसे ही बोलते हैं। ठीक है, स्टेजेस में होते हैं, उसे हम बोलते हैं कलन विधि, एल्गोरिदम। अब इतना आप समझ जाएंगे तभी आप कर पाओगे। तो देखते हैं, ये हमारा 52 है। देखिए तो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से करेंगे, ठीक है। फिर ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करके भी सीखेंगे ताकि ना आए तो भी आप कर पाओ। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि एल्गोरिदम के लिए क्या सही है। पहला लिखा है कि एल्गोरिदम को हाल ही में कंप्यूटरों के विकास के बाद विकसित किया गया है। ऐसा नहीं है, ये तो स्टेजेस हैं कि ये कंप्यूटर के विकास के बाद नहीं, पहले से चलता आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो जहां जहां ए है ना उसको काट देते हैं। ये है सॉल्व करने की ट्रिक। तो ए यहां पर भी है गलत, यहां भी है गलत। अब बच गया 2, बी और सी। ऐसे क्या होता है ना कि 2 ऑप्शन बचे हैं, तो इन 2 ऑप्शंस में
सही आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो बी और सी, बी सी और डी में क्या होगा, बी देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि इसमें तार्किक क्रम से निर्देशों के चरण दर चरण के समुच्चय समाविष्ट है। अभी मैंने आपको बताया ये एकदम सही है कि इसमें स्टेजेस में होते हैं, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो चरण दर चरण के हिसाब से आप करते हैं, ये एकदम सही है। सी लिखा है कि जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तब हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ सकते हैं। जी हाँ, एल्गोरिदम का मतलब ही होता है कि आप छोटे छोटे चरण में, स्टेजेस में उसको तोड़ तोड़ के कर रहे हो, ये भी एकदम सही है। तो हमारा सी भी सही हो जाता है। अब डी देख लेते हैं, क्योंकि अगर डी भी सही हो जाएगा तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी लिखा है कि यह गहन निर्देशों का असंख्य अनुक्रम है जो ठेठ रूप से विशिष्ट समस्याओं के एक वर्ग को हल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये गलत है, अभी इसका मतलब समझा रही हूं। तो हमारा सही हो जाता है बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। अब ये डी वाला आपको मैं इंग्लिश में समझाऊंगी ताकि आप अच्छे समझ पाए। एल्गोरिदम आप समझ गए होंगे, हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ के सॉल्व करते हैं, स्टेजेस में करते हैं, और तो ये दोनों आपको समझ में आ ही गया होगा। तीसरा लिखा है कि इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। जी नहीं, इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं, अनंत क्रम नहीं है ये। रिगोरस इंस्ट्रक्शंस, रिगोरस का मतलब एकदम से जैसे ठेठ बोला था ना वहां पे, एकदम से दृढ़ हो गया। रिगोरस इंस्ट्रक्शंस टिपिकली यूज टू सॉल्व अ क्लास ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। जी नहीं, ये टिपिकली यूज्ड नहीं है। हम इवन इसका यूज करते हैं बहुत जगह, जब भी कोई प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो हम उसमें इसको स्टेजेस में तोड़ के करते हैं, और ये कोई इनफाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया एल्गोरिदम का। तो डी तो होगा नहीं, ठीक है। तो समझ गए आप कलन विधि के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन दी है याद रखोगे तो हमेशा सही हो जाएगा। ये असंख्य नहीं होता है, ठीक है, और ना ही ये रिगोरस रूप से होता है। तो बी और सी हमारा सही हो जाता है। मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए समझा रही हूं ना, ताकि कोई दूसरा क्वेश्चन भी आप कर पाए। चलो ये देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता। नहीं पे ध्यान देना। देखिए, इन चारों में से आपको बताना है ना कि इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो कि गणित के भय को बढ़ाने में, मान लीजिए मेरे अंदर, आपके अंदर गणित के भय को बढ़ाने में इसका कोई योगदान नहीं है, वो वाला आपको बताना है, ठीक है। तो किसका योगदान नहीं है? अब परीक्षा प्रणाली का तो योगदान है, आपको ही पता है, मैथ्स के टेस्ट हो गए, सिलेबस हो गया, इसको देख के तो बहुत ज्यादा लोग डर जाते हैं कि अरे इतनी सारी चीजें पूछ ली, ये तो है ही। गणित का अमूर्त स्वरूप, जी हाँ, गणित जो है अमूर्त तरीके से भी, जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं कि आप जोड़िए बिना पेंसिल बिना पेन के यूज किए, तो आप दिमाग में जोड़ोगे, बहुत से लोग उसको कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बोलूंगी कि आप क्या करो, 366 में 466 जोड़ दो, तो अमूर्त तरीका ही तो हुआ। तो ये भी है, इसका तो योगदान है ही। जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं, इसका कोई योगदान नहीं है। अब लड़का लड़की, इसका कोई क्या, इससे क्या मैथ का भय आएगा? बहुत सारी लड़कियां मैथ में टॉप करती हैं, बहुत सारे लड़के मैथ में टॉप करते हैं। तो ये मतलब जेंडर का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की हैं तो लड़कियों को मैथ से बहुत डर लगेगा, इसका कोई योगदान नहीं है, और यही सही हो जाएगा। मानक प्रक्रियाओं पर बल इसकी वजह से भी आता है, क्योंकि मैथ्स में आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसी भी तरीके से करें, बट उसका आंसर सेम आना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होता है, ये मानक होता है। ये भी है, ये नहीं कि आप 10 तरीके से कर रहे हो 10 आंसर निकाल रहे हो। तो राइट आंसर है ये, क्योंकि जेंडर संबंधी जो है विशिष्ट क्षमताएं, इसकी वजह से किसी के अंदर कोई भी भय नहीं आता है। तो तीसरा हमारा सही हो जाता है। तो चलिए ये वाला करते हैं। निपुण से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो एक बार इसको देख लीजिए। ये ऐसे वाले क्वेश्चन है, पहले 5 ऑप्शन ऊपर मिलेंगे, फिर इन 5 में से आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मेथड, उससे करो तुरंत सारे सही हो जाएंगे या सही गलत हो जाएंगे। चलिए करते हैं। लिखा हुआ है निपुण, और निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक हैं। मतलब निपुण के अकॉर्डिंग बच्चों में कौन सी मैथ की स्किल्स जो है होनी चाहिए, जिससे कि उनको तर्क करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी जो है हेल्प मिले। तो चलो देख लेते हैं। पहला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करना। जी हाँ, अब बिना ऑब्जर्वेशन तो करेगा ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम दो, बिना ऑब्जर्वेशन के कैसे उसके अंदर ये स्किल्स आएंगी? तो सही बात है। तर्क तो मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तर्क करना। मैथ जो है सिखाने से बच्चों के अंदर तर्क शक्ति डेवलप होती है, एकदम सही है। दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन, वेल हिने ने भी दृश्यीकरण की बात की है। विजुअलाइज कीजिए आप शेप, मान लीजिए यहां पर मैंने ये बना दिया, तो आप इसको विजुअलाइज करके ही तो बताओगे कि ये 4 साइड हैं, ये रेक्टेंगल है, क्या है, ये सारी चीजें आप विजुअलाइज करेंगे। संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो ये बात तो एकदम सही है। तो इन चारों का है, अमूर्त विचार का नहीं है। मैंने अभी बताया कि
आधारभूत स्तर की बात हो रही है ना, छोटा सा बच्चा है, आप उसको अमूर्त नहीं मूर्त चीजें दिखाकर बताइए। जैसे कि आप उसको बताइए इस सर्कल के बारे में जो भी चीजें बतानी है, बट अमूर्त तरीके से नहीं, मूर्त तरीके से है, क्योंकि आधारभूत स्तर की बात हो रही है, मतलब स्टेजेस, इनिशियल स्टेज की बात हो रही है। तो इतना तो आप समझ सकते हैं छोटे से बच्चों को पढ़ाने के लिए। ABCD सही है। ई वाला अमूर्त है ना, इस वजह से ही गलत हो जाता है। तो सारे ऑप्शंस आपको दूसरे में ही मिलेगा, ई को छोड़ के, तो दूसरा हमारा राइट है। चलिए ये देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि संख्या बोध के, मतलब जो नंबर्स होते हैं उसके विकास के लिए सबिटाइजेशन, अभी पता चलेगा सबिटाइजेशन क्या होता है। सबिटाइजेशन क्या है, एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, तो सबिटाइजेशन का अर्थ क्या होता है, अब जिसने सबिटाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा वही बता पाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी सबिटाइजेशन ही बोलते हैं, देख लीजिए, नहीं तो बहुत से लोग बोलेंगे इंग्लिश में क्या है। सबिटाइजेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, इसका अर्थ क्या होता है, बेसिकली यही पूछ रहा है, सबिटाइजेशन का अर्थ। कमेंट जरूर कीजिए आंसर। तो देखो सबिटाइजेशन का अर्थ होता है कि वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए समुच्चय में वस्तुओं को गिनना। ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं सबिटाइजेशन में। गिनती करना, स्किप गिनती होती है ना, 1 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, ऐसी वाली चीजें, तो ये भी नहीं है, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा है कि सामान्यतः शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, या फिर वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न समूह बनाना। अब इसमें से क्या होगा, सबिटाइजेशन का अर्थ जो है बेसिकली यही होता है कि मान लो आपको मैंने कोई चीज दे दी, चलो ठीक है, इस यही दे देते हैं, मान लो इस नंबर्स लिख देती हूँ, ठीक है, 1 2 3। तो सबिटाइजेशन का मतलब ये होता है ना कि आप पहले इसको देखोगे, इसको जैसे ही आप देखोगे तो एक समुच्चय में क्या करोगे, आप वस्तुओं की संख्या भी ज्ञात कर लोगे देखकर। सबिटाइजेशन का मतलब होता है कि शीघ्रता से देखकर एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, ये इसका अर्थ है। इसको नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि यहाँ पे कोई समझने वाली चीज नहीं है, ये सिंपल सा अर्थ पूछा है, गूगल पे भी करोगे तो यही अर्थ निकल के आएगा। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, सबिटाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा गणित में परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट, बहुत प्रोजेक्ट आपको मिले होंगे, इवन आप बीएड करते हो, डीएलएड करते हो, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं। कोई टॉपिक दे दिया जाता है, आपको उस पर बना के लेकर आना होता है, चाहे वो मैथ्स का हो। तो इसमें कौन सा कार्य का उद्देश्य नहीं है। पहला लिखा है कि बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न रखना, तो ये तो है। अब प्रोजेक्ट कार्य होता है तो बच्चे जो हैं समूह में जो है काम करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों की अवधारणात्मक समझ को आंकना, ये भी बात सही है। एक प्रोजेक्ट में बच्चा अपना कौन से तर्क से क्या क्या चीजें करेगा, आप उसको आंक पाएंगे। बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग करना, क्या इसलिए आप प्रोजेक्ट देते हो? जी नहीं, कभी भी ये जो खाली समय आ जाता है ना, ये सही वर्ड नहीं है। खाली समय देख के ऐसा लगता है कि मम्मी पापा ना अपना काम, अब बच्चों को बस मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा बिजी रहे, हम आराम से सोएं। टीचर जो है बच्चों को काम दे देता है कि हम आराम से चाय पिए, गप्पे लड़ाएं। तो ये खाली समय जो वर्ड आता है ना, ये गलत चीज होती है, नेगेटिव इंपैक्ट है। अवधारणा के वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग समझना, ये एकदम सही है। तो समझ गए होंगे आप कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3। देखिए मैथ्स की पेडागोजी में ना बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान, मतलब जो पैटर्न्स होते हैं ना, जैसे कि ये एक पैटर्न है, रुकिए मैं आपको बताती हूँ, ऐसे पैटर्न बना दूं, ऐसे, ये सारे पैटर्न, इन पैटर्न की पहचान और पूर्वानुमान का मतलब होता है प्रिडिक्शन, इस पर हम विशेष बल हमें देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं, या बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। प्रतिरूपों को सीखना आसान है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, 100% गारंटी है, फंसने की संभावना सबसे ज्यादा है। सारे ऑप्शन से एकदम सही लग रहे हैं, और अगर एक दो हटा भी दें तो भी 3 में तो कंफ्यूजन आएगा ही। तो कैसे इसका सही आंसर निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। इंग्लिश वाला भी आप देख सकते हैं। चलिए तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप बस एक सिंपल सी बात बताओ। एक छोटा सा बच्चा है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, 1 to 5 का, उसमें आप प्रतिरूप, पैटर्न की पहचान, पूर्वानुमान मतलब प्रिडिक्शन पे, प्रिडिक्ट करे बच्चा, उस पर आप हमें बल देना चाहिए। क्योंकि आप बच्चों को सृजन कला में व्यस्त रखते हैं। ये व्यस्त वर्ड आपको सही लग रहा है? हम व्यस्त नहीं रखना चाहते, हम बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। व्यस्त रख के हम डिसिप्लिन थोड़ी ना चाहेंगे। तो दूसरा तो हर हाल में नहीं होगा, काट दो।
उसके बाद से तीसरा एलिमिनेट करना सिखा रही है। यह बच्चों को प्रतियोगात्मक परीक्षा, अरे भैया 1 to 5 का बच्चा है, आप उसको वहीं से इसलिए नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप उसको तैयार कर रहे हो, ये ऐसे बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। हमें एग्जाम पे फोकस करके नहीं, हमें चीजों को सिखाने पे फोकस करना चाहिए। तीसरा हर हाल में गलत, खत्म हो गया। प्रतिरूपों को सीखना आसान है और ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। ईमानदारी से बताओ सही आंसर निकला या नहीं निकला, कोई भी बता देगा कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। सीखना आसान है ये कोई बात नहीं हुई कि हम इसलिए ये सारी चीजें करा रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए हर चीज सीखना आसान हो, और आसान वर्ड सही नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होता है कि ये सारी चीजें से बच्चों के अंदर ना विवेचन कौशल को प्रोत्साहित आप कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो इस टाइप के एक्सरसाइजेस कराने से हम बच्चों के रीजनिंग स्किल्स को, इंग्लिश वाले तुरंत इंग्लिश से एकदम सही कर लेंगे, रीजनिंग स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक रीजनिंग स्किल्स नहीं आएगा बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आपने देखा सही आंसर निकालने का तरीका, तो ये है रामबाण तरीका। इस ट्रिक से आप करिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए, लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकलनीय जिसे कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है। अब गणितीय चिंतन तो कर लोगे, ये कंप्यूटेशनल क्या चीज है भाई? कंप्यूटेशनल का मतलब होता है गणना की प्रक्रिया, एक स्टेजेस होते हैं, प्रोसेस होता है, गणना करने का एक प्रोसेस है, 1 2 ऐसे ऐसे आप करते हो, इसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल चिंतन। बट इसमें बोला है नेगेटिव चीज बतानी है, जो इसके बारे में गलत है वो आपको बताना है। तो चलो देखते हैं। पहला देखो लिखा है कि अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है। जी नहीं, ये सीमित नहीं है, ये सीमित वर्ड लगा के इसने गलत कर दिया। सीमित थोड़ी है, सीमित का मतलब कि आपने फिक्स्ड कर दिया, तो गलत। सीमित नहीं है, दोनों समस्या समाधान के तरीके हैं। जी हाँ, गणितीय चिंतन और कंप्यूटेशनल, अभी मैंने आपको बताया गणना करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कंप्यूटेशनल, तो सही है। दोनों विधियों में अपघटन और एल्गोरिदम डिजाइन जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल है। एल्गोरिदम मतलब आप स्टेजेस में कर रहे हो, तो ये भी एकदम सही है क्योंकि हम गणना कर रहे हैं स्टेजेस में। गणितीय चिंतन और कंप्यूटेशनल चिंतन अमूर्त विचारों के साथ काम करने की क्षमता में सहायक हो सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों से क्या होगा कि आप दिमाग में भी स्टेजेस को अमूर्त तरीके से सोच के कर लोगे। तो बट गलत क्या हो गया, ये सीमित वर्ड, सीमित जो है ये गलत है, हम सीमित ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। कंप्यूटेशनल बस इतना याद रखो, एक गणना करने का प्रोसेस है जो स्टेजेस में भी हो सकता है, जैसे कि एल्गोरिदम हुआ, इससे आप अमूर्त विचारों के साथ साथ जो है गणितीय चिंतन दोनों में काम करने की, दोनों से काम करने की क्षमता में सहायक हो सकता है। तो गलत वाला ऑप्शन नंबर 1 है। ये सारी चीजें नोट कर लो, ये नया नया क्वेश्चन पूछा है इस बार। चलो देखते हैं ये वाला। निर्देश के दौरान अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए कि बच्चा कितना सीख पाया है, इसको आपको आंकना है। गणित शिक्षक द्वारा निम्न में से किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है? इसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखोगे तो बहुत आसान होगा। अब यहां पर बोल रहा है कि आपको क्या करना है ना, बच्चों का असेसमेंट मेथड इज यूज्ड बाय अ मैथमेटिक टीचर टू असेस लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। आपने इंस्ट्रक्शन दिया, उसके बाद से जो है आप जो है बच्चों का असेस मतलब आकलन करना चाहते हो, तो क्या चीजें सही होंगी? क्या प्लेसमेंट असेसमेंट तो कोई चीज ही नहीं होती, ये तो तुरंत गलत कर दो। ये प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है? ये तो होता ही नहीं है कुछ। दूसरा लिखा है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव होता है, बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आप हर दिन बच्चे का आकलन जब चाहें तब कर सकते हो, एकदम सही है। समेटिव असेसमेंट नहीं है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट आपका तिमाही, छमाही, 1 साल में होता है, तो ये तो तुरंत गलत। डायग्नोस्टिक तो होगा ही नहीं। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है कि आप डायग्नोस कर रहे हो, बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है उसका जानने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉब्लम्स को। बट ये तो बोल रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन देने के बाद से बच्चों का आकलन कौन से मेथड से करेंगे, तो वो मेथड फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, क्योंकि इसी का हम यूज करते हैं, हर दिन करते हैं, दिन में 4 बार करो, 5 बार करो, कोई सीमित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, रचनात्मक आकलन। देखो साथ में चारों ऑप्शंस का भी मतलब समझा रही हूं ताकि आप अच्छे से कर पाए। अब ये देखिए, ये तो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। चलो, कक्षा 5 के विद्यार्थियों से दो भिन्न यहां पर दिए गए 3/4 और 2/5 को जोड़ने के लिए कहा गया, तब कई विद्यार्थियों ने उन्हें निम्न प्रकार से जोड़ दिया। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों ने क्या किया, सिंपल 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5 आ गया, 4 और 5 को जोड़ दिया तो 9 आ गया, ऊपर ऊपर से बच्चा जोड़ दिया है। तो बच्चा जो है गलत कर रहा है। तो त्रुटि सुधारने के लिए गणित के एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को किस प्रकार समर्थन देंगे? देखिए भिन्न का क्वेश्चन है, और बच्चों को भिन्न समझाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम क्या करें, कागज पर बहुत सारे, यहां पर रुकिए, कागज ये रहा, मान लीजिए कागज पे आप क्या करो, बच्चों को
वृत्ताकार जो हम कागज पे काट के नहीं बच्चों को समझाते हैं, एक एक्टिविटी के माध्यम से, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है भिन्न को समझाने का, ठीक है, कटआउट के माध्यम से। तो बच्चा तो गलत कर रहा है, तो आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, यही सिंपल सी चीज पूछा है। तो चलो देखते हैं एज अ टीचर हम क्या करेंगे। पहला लिखा है कि यहाँ पर देखिए, समान समस्याओं का एक कार्यपत्रक विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए देकर, मतलब बच्चा गलत कर रहा है तो उसको 10 दे दो, लो 10 करके आओ, इसी तरीके से वो 10 बार गलती करेगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये पहले होता था कि कुछ भी गलत हुआ 4 बार लिखो, 5 बार लिखो। दूसरा है कि विद्यार्थियों को अपने उन सहपाठियों से उत्तर नकल करने के लिए कहकर जिन्होंने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, मतलब तुम्हारे दोस्त ने सही लिखा है, बेटा तुम नकल कर लो, ये कोई तरीका हुआ, ये तो एकदम गलत हो जाएगा। हम तो यहाँ पर बच्चों को अपना काम आसान कर रहे हैं। भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शा कर यह समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। जैसे कि ये वृत्ताकार है, उस पर आप क्या करो, ये रहा ऐसे कटआउट के माध्यम से, यहाँ पे मान लीजिए आपने ये कुछ कलर कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे हम सिखाते नहीं भिन्न, ऐसे ये तरीका सही है, इससे बच्चा समझ पाएगा। तो ये तो सही हो गया, तीसरा हमारा एकदम सही है। चौथा भी देख लेते हैं। श्यामपट्ट व प्रश्न को हल करने की कलन विधि को पुनः समझाकर विद्यार्थियों को उसकी नकल करने के लिए कहना। ये नकल वर्ड है ना, गलत है, हम नकल करने को क्यों कहेंगे, टीचर बने हैं तो हमें बच्चों को समझाना है कि उनको नकल करवाना है। तो समझ गए होंगे आप, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है बहुत मजेदार लगी होगी, बहुत नए नए तरह के क्वेश्चंस पूरा 100 प्रश्नों में से छांट कर लेकर आई हूँ, और ये 100% जो है एग्जाम में जरूर आएगा। इसको एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को डाउनलोड कर लो या सेव कर लो, क्योंकि एग्जाम के समय बहुत काम आने वाला है। अगर मेरी मेहनत, मेरी समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी से और कुछ नहीं चाहती हूँ, बस चाहती हूँ कि आप मेरा सपोर्ट दें और लाइक करें, ठीक है। लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं, ताकि मैं आप सभी को ऐसी और क्लासेस दे पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।